पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। उसका नाम परवीन था। वो एक बड़े गुंडे बग्गू उस्ताद की मंजूर नजर थी। उसका काम उमूमी तौर पर मुतमव्विल लड़कों को फांसना होता था, जिसे बाद में डाकू यरगमाल बना लेते। 2-3 माह पहले बग्गू के गिरोह में एक जवां सा लड़का इसरार शामिल हुआ था। दोनों की नजरें चार हुई, दिल बीमार हुए और असर दिमाग पर पड़ा कि अच्छे बुरे की तमीज खोकर दोनों हर हद भलांग गए। शब की तारीकी में जब चंद पहरेदारों के अलावा तमाम सो जाते थे, वो सबकी नजरों से बचकर जंगल में आ जाते। 2 जवान जिस्मों को तन्हाई मिले तो उन्हें आपस में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हस्बे साबिक वो आज भी बेफिक्री से वजीफा गलाजत में मशगूल थे कि हम आदम के। आशिक साहब तो अपना ज़ेरी लिबास भी वहीं छोड़ गया था और अब महबूबा साहब रोते और गिड़गिड़ाते हुए जान बख्शी की दुहाई दे रही थी। खैर, उसकी दुहाई तो हमारे किस काम की, मगर वो खुद मुसीबत बनकर हमारे गले पड़ गई थी। गो वो हमें डाकू समझ रही थी, मगर उसे छोड़ने में ये खतरा था कि वो हिमाकत से हमारी मौजूदगी का राज फाश न कर देती। सारा किस्सा सुनकर मैंने पूछा, अगर तुम चाहती हो कि बग्गू उस्ताद को कुछ न बताएं तो बदले में हमें क्या मिलेगा? वो बेबाकी से बोली, आपको क्या चाहिए? उसके गले में कीमती हार और कलाइयों में सुनहरी चूड़ियां नजर आई थीं। तभी मैंने बात बनाई, तुम्हें अपना सारा जेवर हमारे हवाले करना होगा। वो ज़ुमानी अंदाज में बोली, क्या जेवर जरूरी है? आप कोई और मुतालबा भी तो मनवा सकते हैं। रात के वक्त गैर मर्द के साथ जंगल में मंगल मनाने वाली से इसके अलावा तवक्को ही क्या की जा सकती थी। शुक्र था कि सरदार की समझ में उसकी खुली डुल्ली दावत नहीं आई थी, वरना चटाख की आवाज जरूर गूंजी होती। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, हमें सिर्फ जेवर ही चाहिए। पागल नहीं हैं जो बग्गू उस्ताद की मंगेतर पर गलत निगाह डालने का हौसला कर सकें। जेवर बचाने के लिए वो खुद को सस्ता करने पर तुल गई। बोली, उसे कौन बताएगा? मैंने कहा, अच्छा, अपने साथी से मशवरा करता हूँ। और बात करने के बहाने मैं सरदार को एक तरफ ले गया। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा फासला पैदा किया था और वही हुआ जो सोचा था। हमारे जरा सा दूर जाते ही वो भाग पड़ी। मैंने कहा, ओए, कहाँ भाग रही हो? रुको। मैंने भागने की अदाकारी करते हुए चंद कदम लिए और फिर रुक गया। वो चौकड़ी भरते हुए झाड़ियों के बीच रूपोश हो गई थी, यूं कि अब हम चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं सकते थे। सरदार हंसा, बोला, पलवशे बहन ने कुछ ज्यादा ही डरा दिया है कि अब लड़कियों से दूर भागने लग गए हो। बगैर बताए वो मेरा मतमय नजर जान गया था। मैं दांत निकालते हुए बोला, खामखा की मुसीबत ही गले पड़ गई थी यार। सरदार ने मुंह बनाया, बोला, क्या इसे भगाना मुनासिब था? इसको तो खत्म भी किया जा सकता था। मैंने उसे मतून किया, कहा, मुझे नहीं लगता एक खान इतनी बड़ी बेगैरती पर राजी होता। सरदार बोला, सही कहा, मगर मैंने तुम्हें मशवरा दिया था। मैंने दांत पीसे, कहा, अगर तुम्हारी गुफ्तगू से बेहुदा गोई हज़फ कर दी जाए तो यकीन करो पीछे खामोशी ही बचती है। वो तुर्की बतुर्की बोला, और तुम्हारी जिंदगी से बेगैरती निकाल दी जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। मैंने कहा, बकवास की बजाय अगर रात गुजारने की जगह ढूंढने की कोशिश करते तो थोड़ा आराम मिल जाता। वो दबी जबान में हंसा, बोला, वैसे इन होंठों से अच्छी बात खाल ही निकलती है। उसी वक्त हम एक टीले के पास से गुजरे। सरदार बोला, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे मुतवज्जे करके उसने चढ़ाई की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो मिट्टी का ढेर इर्द गिर्द की जमीन से चंद फुट बुलंद था। उसका रकबा 15-20 गज से ज्यादा नहीं था। उस पर कोई दरख्त तो मौजूद नहीं था, अलबत्ता छिदरी छिदरी झाड़ियां मौजूद थीं। यकीनन तुम्हें अपनी पलवशे से कुछ बातें करना होंगी, तो तब तक मैं नींद कर लूं। इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए सरदार ने सफरी थैला सर के नीचे रखकर आंखें मूंद लीं।
मैं भी राइफल का कैरिंग बैग कंधों से निकालकर उसके करीब पांव पसार कर बैठ गया। दोनों का एक साथ सोना किसी तौर मुनासिब नहीं था। 10-15 मिनट नहीं गुजरे थे कि आबादी की जानिब से 15-20 टॉर्चों की रोशनी आती दिखाई दी। मेरा माथा ठनका, लगा परवीन बीबी ने हमारा राज फाश कर दिया है। कोई और वजह भी हो सकती थी, लेकिन सोचने या गौर करने का वक्त नहीं था। मैं सरदार को मुखातिब हुआ, खान साहब उठ जाएं। उसका नींद में डूबा हुआ हुनकारा उभरा। मैं मुतबस्सम हुआ, बोला, भला ये तो बताओ, पठान ड्राइवरों ने अपने ट्रक के पीछे क्या लिखवाया होता है? वो तपते हुए बोला, इस वक्त तो दिमाग में तुम्हें गाली बकने के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने जल्दी पर तेल छिड़का, कहा, चलो मैं बता देता हूँ। लिखा होता है, चल प्यारे तेरी किस्मत में आराम नहीं। वो बोला, राजे अगर। वो सीधा होते हुए कुछ कहने लगा था कि रोशनियों पर निगाह पड़ी। फिर बोला, कहा था उसे आजाद करना ठीक नहीं है। मैंने कहा, फिर गलती सुधारने का वक्त हुआ चाहता है। मैं राइफल का थैला पीठ पर लादने लगा। पाँव में जूते डालकर वो भी सुरत से उठ खड़ा हुआ। क्लैशनकोफ उसने हाथ में पकड़ ली। यकीनन एक स्नाइपर की राह में नींद और आराम हायल नहीं हो सकता। खान बोला, क्या ख्याल है, पीछे मुड़कर भागा जाए या छुपाओ और तलबीस से काम लें? मैंने सोचते हुए कहा, अब ये भी मालूम नहीं कि हमारी तलाश में आ रहे हैं या कोई और मतमय नजर है। सरदार तंजिया लहजे में बोला, जिस मोहतरमा को भगाकर हीरो बने हो उसे कॉल करके पूछ लो। मैंने फैसला सुनाया, कहा, मेरा नहीं ख्याल ये इस जंगल में 2 स्नाइपरों को दिन के वक्त भी तलाश कर लेंगे, कुछ रात को ढूंढ पाएं। सरदार बोला, चलो फिर। जेब से चाकू निकालते हुए सरदार करीबी झाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर घंटी आने लगी। फोन वाइब्रेशन पर था। थरथराहट सिर्फ मुझे ही महसूस हुई थी, मगर वो ऐसा वक्त न था कि मैं राब्ता मुनक़ता ही कर सकता, कुजा कॉल अटेंड करता। मोबाइल फोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर निगाह डाली तो पलवशे की कॉल आ रही थी। उसे समझाने की मोहलत नहीं थी। गो पलवशा की कॉल का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था कि जब जी चाहता मेरा नंबर घुमा देती। अलबत्ता उमूमन वो इस वक्त कॉल नहीं किया करती थी। कॉल काटने का बटन दबाकर मैंने मोबाइल फोन को मुकम्मल ऑफ कर दिया था। उसे बाद में भी वजाहत दी जा सकती थी। सरदार ने मशवरा दिया, राजे मोबाइल फोन की जान छोड़ो और छुपने की तैयारी पकड़ो। मैंने अतराफ का जायजा लेते हुए हैरानी जाहिर की, कहा, पता नहीं पलवशे इस वक्त क्यों कॉल कर रही है। वो बोला, बाद में उसी से पूछ लेना, फिलहाल उसकी कॉल से ज्यादा अहम मरहला दरपेश है। इतना कहते ही वो चौंका। फिर बोला, मेरे नंबर पर भी कॉल आने लगी है, शायद तुमने उसे मिशन का बताया हुआ है। उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। नफी में सर हिलाते हुए मैं छुपाव की तरफ मुतवज्जे हो गया। अगले 10-15 मिनट में हम 2 झाड़ियों में यूं पैवस्त हुए कि झाड़ी का हिस्सा ही बन गए थे। तलाश करने वाले 2-2 की टोलियों में आगे बढ़ते आ रहे थे। 1-2 बार हल्की सी चीखो पुकार मची। शायद कोई जानवर वगैरह निकल कर भागा था जो उन्हें चौंका गया था। वो फैल कर आगे आ रहे थे और एक दूसरे को आवाजें देकर राब्ता बहाल रखे हुए थे। वो मिलीजुली सराइकी और पंजाबी बोल रहे थे। अचानक फायर की आवाज गूंजी। उससे मुत्तसिल मुसर्रत भरा कहकहा उभरा, साथियों बहुत मोटा खरगोश हाथ लगा है। 2 आदमी हमसे चंद कदम आगे रुके थे। इस बेगैरत के काम देखो। फिर बेजारी भरे अंदाज में कहा गया, तो इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। बग्गू उस्ताद ने उस छन्नाल की खातिर हमारे आराम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसरार तो मिलने से रहा, कोई खरगोश वगैरह ही पकड़ लें तो गनीमत है। पहले ने लुकमा दिया। पीनों को तो 2-3 दफा मैंने भी इसरार के साथ गपशप करते देखा है और उसकी शह पाकर ही बेगैरत ने ऐसी कोशिश की होगी। दूसरा तंजिया अंदाज में बोला, बग्गू उस्ताद की नजर में तो वो दूध से धुली है। पहला बोला, इसरार बहुत अच्छा तैराक है, मुझे नहीं लगता वो जजीरे पर टिका होगा। दूसरे ने कहा, पता नहीं उस बेगैरत के रंग में भंग किसने डाली है, उन दोनों का भी कोई पता नहीं चल रहा। पहला बोला, शायद अब तक इसरारे के पीछे लगे होंगे। वो गुफ्तगू करते हुए हमारे करीब से गुजर गए। चांदनी के अलावा उन्हें टॉर्चों की ताकतवर रोशनी भी मयसर थी, मगर उस जगह वो हमें दिन की रोशनी में भी न ढूंढ पाते। उनकी गुफ्तगू से यही अंदाजा हुआ था कि परवीन बीबी ने अपना दामन बचाने के लिए आशिक नामुराद का भांडा फोड़ दिया था। यकीनन उसे हमसे डर था कि कहीं बग्गू उस्ताद के सामने उसका राज फाश न कर दें। बेचारी हमें कहाँ जानती थी। सरदार दबे लहजे में मुस्तफसिर हुआ, बोला, उनकी तलाश खत्म होने तक यहीं दुब के रहेंगे। मैंने मशवरा दिया, कहा, मेरा ख्याल है किसी मजबूत दरख्त का सहारा लेना पड़ेगा। सरदार मुत्तफिक होते हुए झाड़ी से निकल आया, बोला, चलो। मैंने भी झाड़ी से निकलकर कटी हुई टहनियों को झाड़ी की जड़ में फेंका और आबादी की तरफ कदम बढ़ा दिए। ढूंढने वालों की नफ्सियात को मद्देनजर रख कर किए जाने वाले छुपने के इक़दामात कम ही नाकाम होते हैं।
तलाश करने वालों का सारा जोर आबादी से दूर जगहों पर होना था। ऐसे में हम छुपने के साथ हदफ को ढूंढने की कोशिश भी जारी रख सकते थे। फरलांग भर चलने के बाद कीकर का बड़ा और घना दरख्त नजर आया, जिसकी मजबूत शाखें आसानी से हमारा वजन सहार सकती थीं। मुत्तफिका तौर पर उसे मुंतखब करते हुए सरदार ने मुझे ऊपर चढ़ने का इशारा किया। जंगली दरख्तों की तराश खराश कोई नहीं करता, तभी टहनियां और शाखें बेहंगम अंदाज में फैली होती हैं और रास्ता बनाए बगैर ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। मैंने छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी हाथ में थामी और रुकावट डालने वाली टहनियों को साफ करते हुए ऊपर चढ़ने लगा। मेरे ऊपर जाने तक सरदार नीचे निगरानी करता रहा। जो ही मैंने अपने लिए मुनासिब जगह ढूंढकर एक दो शाखे पर नशिस्त टेकी, वो ऊपर आने लगा। इस दौरान हमने टॉर्च जलाने से गुरेज किया था। बस चांद की हल्की फुल्की रोशनी ही से मदद लेते रहे। इंसानी आंख की साख्त अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है कि मुसलसल अंधेरे में काम करने से तारीकी में भी चीजों के हजूले देखने की सलाहियत रखती है। सरदार ने भी मुझसे चंद हाथ दूर जगह संभाल ली। मचान बना नहीं सके थे, इसलिए सोने की कोशिश बेकार थी। वक्त गनीमत समझते हुए हम सरगोशियों में आगे का लाह अमल तय करने लगे। काफी सारी तजावीज ज़ेरे गौर लाईं, मगर किसी एक पर भी मुत्तफिक न हो सके। इसी दौरान सुबह सादिक हो गई। तलाशी टोलियों की टॉर्चों की रोशनी दूर से नजर आने लगी थी। हमने चुप साध ली कि हल्का सा खतरा भी मोल नहीं ले सकते थे, लेकिन जब मुकद्दर में आजमाइश लिखी हो तो तदाबीर कामयाब नहीं हुआ करती। वो बेफिक्री और बेपरवाही से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। गो मलगजा उजाला फैल रहा था, मगर दरख्तों की वजह से अब तक तारीकी ही महसूस हो रही थी। तभी उन्होंने टॉर्चें नहीं बुझाई थीं। एक जोड़ी बिल्कुल उसी दरख्त के नीचे से गुजरी जिस पर हम बराजमान थे। अचानक एक बड़ा परिंदा फड़फड़ा कर उड़ा और हमारे लिए मसाइल का दरवाजा खोल दिया। टॉर्च की रोशनी परिंदे की तरफ फेंकी गई थी, जो उसकी पहचान को यकीनी बनाने के लिए परों की फड़फड़ाहट के पीछे लपकी। दो दरख्तों से होती हुई रोशनी हमारे दरख्त के वस्त तक पहुंची, और ये तो मुत्तफिका उसूल है कि टॉर्च वाले की नजर रोशनी के ताक़ुब में होती है। गो ये लाशऊरी में की गई बेफायदा हरकत थी, मगर उसका इख्तिताम हमारे मुनकशिफ होने पर हुआ था। रोशनी को अपनी तरफ आता देखकर सरदार बड़बड़ा कर रह गया। मारे गए। मैंने भी खतरे की बू सूंघ ली थी और अब छुपने की कोशिश नहीं की जा सकती थी। हिफाजती इक़दाम के लिए साइलेंसर लगा पिस्टल मेरे हाथ में मुंतकिल हो गया। आखिरी वक्त तक मैंने किसी बेहतरी की उम्मीद में ट्रिगर नहीं दबाया था, लेकिन मेरी एहतियात रायगा बल्कि नुकसानदेह साबित हुई थी। टॉर्च वाले के होंठों से जोश भरी आवाज निकली, ओए ये यहाँ छुपा बैठा है। उसका हाथ कंधे से लटकती हुई राइफल की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक मैं ट्रिगर दबा चुका था। ठक की आवाज के साथ वो नीचे गिरकर एड़ियां रगड़ने लगा। इतने करीब से चलाई गई गोली के रायगा जाने का सोचा भी नहीं जा सकता था। उसका साथी चीखते हुए भागा। हम चीख तो नहीं रोक सकते थे, अलबत्ता उसके कदमों को लगाम डालना मुमकिन था। गोली उसकी गर्दन में लगी थी। वो औंधे मुंह गिर कर तड़पने लगा। मुख्तलिफ अतराफ से मिली जुली आवाजें उभरी। क्या हुआ? कौन है? भागने न पाए, हम आ गए हैं। सोचने का वक्त था, न मशवरा करने की मोहलत। अपने बैग कंधों में डालकर हम लचकीली शाखों को पकड़कर नीचे कूद गए। ऐसे हालात में स्नाइपर्स करीबन एक ही तरह सोचते हैं। हर वो शख्स जो अमली जिंदगी में थक्के खा चुका हो, उसके लिए बरवक्त फैसला करना मुश्किल नहीं होता। दरख्त और झाड़ियों के झुंड छुपने के लिए निहायत साजगार थे। नीचे उतरते ही हम आबादी की जानिब भागे, क्योंकि मुखालिफ जानिब से टोलियों की आमद जारी थी। उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट उभरी। फायर करने वाले ने हदफ को देखे बगैर ट्रिगर दबा दिया था। हम रुकने की हालत में नहीं थे, पहले वहां से फासला पैदा करने की जरूरत थी। मुख्तलिफ टोलियों की चीखो पुकार शुरू हो गई थी। दो लंबे ब्रस्ट फायर किए गए। क्लैशनकोफ की जानी पहचानी तड़तड़ समातों पर गिरा गुजरी थी कि फायर दुश्मन की तरफ से दागे गए थे। सरदार ने फूले हुए सांसों में अंदेशा जाहिर किया। बोला, लगता है घेरे में आ गए हैं। मैंने कहा, उन्हें अब तक मामला वाज़े नहीं है, अलबत्ता हमारी पहचान होने के बाद काम खराब हो जाएगा। एक घबराई हुई आवाज ने इंकिशाफ किया, रमजू और बशीरा दोनों मारे गए हैं। साथ ही चीखती आवाज में बेचारे इसरार को कोसा गया। हम दबे कदमों दूर हटने लगे। दुश्मनों की आवाजें आना बंद हो गई थीं। फरलांग भर दूर आकर हमारे कदमों में ठहराव आ गया। मैं एक झाड़ी के करीब हुआ। कहा, मैं इसमें छुप रहा हूँ, तुम साथ वाली झाड़ी में घुस जाओ। उसने मशवरा दिया, ये झाड़ी काफी बड़ी है, इसी में दोनों ठीक रहेंगे, वरना दूर से मशवरा करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने चुप रहकर उसकी खामोश तायद की थी। चूंकि थोड़ी देर पहले हम एक दरख्त से उतर कर भागे थे, इसलिए दुश्मनों की तवज्जो अब दरख्तों की तरफ मबजूल हो जाना थी। तेज धार चाकू निकाल कर दोनों टहनियों को काटने लगे। इस दौरान हम अतराफ से भी गाफिल नहीं हुए थे।
निशानेबाजी के बाद छुपाव और तलबीस एक स्नाइपर की पहचान हुआ करती है, क्योंकि उसे दुश्मन के निहायत करीब जाकर कार्रवाई करना होती है। इसलिए स्नाइपर का दुश्मन की नज़र से ओझल रहना ही मकसद की कामयाबी और उसकी बका के लिए ज़रूरी तरीन होता है। छुपाव और तलबीस के लिए स्नाइपर्स क्या क्या तरीक़े बरूए कार लाता है, ये मौजू बहुत ज़्यादा तफसील का मुतकाज़ी है। लिबास, राइफल, स्नाइपर का जिस्म और कमीनगाह के अतराफ का छुपाव सब इसमें शामिल हैं। ये दरसी किताब नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। अलबत्ता ज़्यादा सामीन चूँकि फ़ौजी पस मंज़र नहीं रखते, तभी सूरत हाल की वजाहत को गाहे गाहे ये ज़रूरी होता है। हमने सूरत से टहनियाँ अपने लिबास के गिर्द इस अंदाज में लपेटी कि वो लिबास का हिस्सा बन गईं। स्नाइपर्स उमूमन यूं छुपते हैं कि चंद फुट के फासले पर खड़ा दुश्मन भी उन्हें न ढूंढ सके। इस मकसद को वो ज़मीन में गड्ढा खोद कर भी घुस सकता है। दरख्तों की बुलंदी पर घनी झाड़ियों का लिबास ओढ़ कर भी बैठ सकता है, किसी झाड़ी का हिस्सा भी बन सकता है, बर्फ में भी दफन हो सकता है और किसी कब्र में भी लेट सकता है। दुश्मन न जाने क्या कर रहे थे कि इब्तिदाई फायरिंग के बाद गोली नहीं चली थी, न कोई इस जानिब करीब आया था। शायद वो साथियों की लाशें संभाल रहे थे या शायद किसी और समत हमारी तलाश में निकल गए थे। हमारे इंतजार ने ज्यादा तूल नहीं खींचा था। जल्द ही आबादी की जानिब से आवाजें आने लगी थीं। वो झाड़ियां खंगालने के साथ दरख्तों को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। सरदार ने मुंह शिगाफी की, राजे, मेरा ख्याल है पलवशा बहन के बेवा होने का वक्त हुआ चाहता है। मैं इत्मीनान से बोला, खान साहब, ली जोना भी नहीं बचेगी। सरदार बोला, खैर उसे फख्र तो हासिल होगा कि शहीद खान की बेवा कहलाएगी और मेरी अकेली वारिस भी। पलवशे बेचारी को तो तुम्हारी महबूबाओं की प्लाटून से निपटते ही बकिया जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मैंने कहा, बेशरम, पलवशे और रोमा के अलावा मेरी जिंदगी में कौन है? खान इत्मीनान से बोला, गुलगारे, जैनी, लौरा, परमा उर्फ परी, जरमीने, ये सब किस ड्रामे के किरदार थे? मैंने चिल्लाते हुए कहा, यार बहतान लगाते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? खान बोला, और तुम्हें बेगैरती करते हुए शर्म नहीं आती? घर में एक छोड़ो दो बीवियां मौजूद हैं। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया कि दुश्मन करीब आ गया था। हमने सांस तक साध लिए थे। चेहरे और हाथों को कैमोफ्लाज करने के लिए हमने काले रंग की मखसूस क्रीम इस्तेमाल की थी। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया कि दुश्मन अब करीब आ गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको